नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एसके स्मार्ट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 और इस सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे डच एवं अंग्रेज़ों का भारत में आगमन। यानी इससे पहले पुर्तगाली आ चुके थे, तो पुर्तगाली संबंधित पहले लेक्चर में मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया। तो प्लीज़ दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर को जरूर देखिएगा। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जो हिस्ट्री में आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आप अगर किसी भी आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ये समझिए रामबाण होने वाला, क्योंकि यहाँ से बाहर से क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, बस यहीं से आएंगे दोस्तों। तो पूरा लेक्चर जरूर पढ़िएगा। और आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो लेक्चर चल रहा है, जिस उद्देश्य से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये स्पेशली जो लोग खंड विकास अधिकारी या फिर बीओ की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बाकी दोस्तों अगर आप टेट सीटेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं डच एवं अंग्रेज़ों का भारत में आगमन। तो देखिए हमने आपको क्रम बताया था। क्रम क्या बताया था सर? कि पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, फिर अंग्रेज़ और फिर आपके डेन, फिर फ्रांसीसी आते हैं। तो यहाँ पे पुर्तगाली की बात तो मैंने बता दी, अब डच की बात करते हैं। डच और अंग्रेज़, ठीक है, इन दोनों की बात करते हैं। तो क्रम से चलते हैं। तो डच जो क्या करते हैं वो भारत में आ जाते हैं। अब देखिए पुर्तगाली के बाद डच आते हैं। पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, उसके बाद आते हैं डच। डच कब आते हैं? देखिए 1596 में। कब दोस्तों? 1596 में एक डच नागरिक होता है। दोस्तों डच जो है ये नीदरलैंड की एक लैंग्वेज थी। इसको डच का मतलब यहाँ पे नीदरलैंड समझेंगे। क्या समझेंगे? नीदरलैंड, ठीक है, समझिएगा। तो 1596 में दोस्तों एक डच नागरिक जिसका नाम था कार्नेलियस डेहस्टमान, कार्नेलियस डेहस्टमान, ये भारत आता है। कब आता है? 1596 में। दोस्तों ये जब भारत आता है तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है कि इसने व्यापार, देखिए व्यापार के लिए तो सब आते हैं भाई, पुर्तगाली भी व्यापार के लिए आते हैं, अंग्रेज भी व्यापार के लिए आते हैं, ये भी व्यापार के लिए, फ्रांसीसी, इसके अलावा डच, सारे व्यापार के लिए आते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी खासियत ये थी कि ये जो है व्यापार के लिए एक 17 सदस्यीय टीम का गठन करता है। कौन? जो ये कार्नेलियस डेहस्टमान आता है, इसने क्या किया, ये जब आता है ना तो इसने व्यापार के लिए 17 सदस्यीय टीम का गठन किया और उस गठित टीम के द्वारा इसने 65 लाख मिल्डर की पूंजी इकट्ठा की, यानी एक संयुक्त निवेश किया व्यापार में। और ये जो 65 लाख मिल्डर यानी वहाँ की करेंसी होती थी, तो 65 लाख मिल्डर पूंजी इसने इन्वेस्ट किया। और दोस्तों इस पूंजी के द्वारा, यानी ये जो पूंजी इसने व्यापार में लगाया, उसके द्वारा इसको सर्वाधिक लाभांश 18% का सर्वाधिक लाभांश इसको मिलता है। यानी आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया कौन से यूरोपीय थे जिन्होंने व्यापार में सर्वाधिक लाभांश कमाया, तो आपका आंसर होगा डच। कौन थे? डच। कितने का पूंजी इन्वेस्ट किया? 65 लाख। संयुक्त पूंजी इन्वेस्ट किया। कितने सदस्यीय टीम? यानी 17 सदस्य, मतलब उस टीम में 17 सदस्य, तो 17 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ से बात जो है यहाँ से आरंभ होती है। अब सर एक चीज़ मैं बता दें कि 1596 में डच नागरिक आते हैं और हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि 1608 में लगभग आपका हॉकिंस आता है। तो 1608 से पहले आपका कौन आता है? एक 1599 में एक अंग्रेज और आता है। यानी डच और अंग्रेज साथ साथ लगभग आते हैं और साथ साथ राज भी करते हैं। यानी इनका जो शासन चलता है समकालीन चलता है, लेकिन डच को भगा दिया जाता है क्योंकि अंग्रेजों से हार जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज थे बड़े चालाक। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि डच की एक खासियत थी। और वो खासियत क्या थी सर? इनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये मसालों से ज़्यादा सूती वस्त्रों पर ध्यान देते थे। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि डच जो है भारत से जो है किन चीज़ों का निर्यात करते थे? सोरा होता था, नील होता था और सूती वस्त्र, तो इन पे ज़्यादा फोकस। तो यहाँ पे आपको सूती वस्त्र याद रखना है, यानी मसालों से ज़्यादा सूती वस्त्रों पे ध्यान देते थे। जबकि पुर्तगाली किस पे फोकस करते थे? मसालों पर। तो भाई अब क्वेश्चन उठता है क्यों सूती वस्त्र पर ध्यान देते थे? देखिए इसलिए ध्यान देते थे क्योंकि मसाला इनको कहाँ से मिल जाता था? इंडोनेशिया से मिल जाता था। तो हमने देखा कि भारत के जस्ट बगल इंडोनेशिया है, एक मुस्लिम कंट्री है, सबसे बड़ी आबादी वाला मुस्लिम कंट्री है वो। तो ये जो है मसालों के लिए इंडोनेशिया पर निर्भर थे। भाई क्यों थे? देखिए इंडोनेशिया में एक जगह है और उस जगह का नाम है अम्बोनिया। क्या नाम है सर? अम्बोनिया जो है इंडोनेशिया में एक जगह है। और यहाँ पे दोस्तों पुर्तगालियों का पहले से ही कब्जा है, क्योंकि पुर्तगाली पहले से ही आ चुके हैं। तो पुर्तगाली जो है यहाँ पे पहले से इनका कब्जा है। अब दोस्तों होता क्या है कि डच जो है, क्या जब डच आते हैं ना
तो इन्होंने पुर्तगालियों को हराया, इन्होंने पुर्तगालियों से मतलब युद्ध किया और यहाँ पे इनको हराया, और हराने के बाद इन्होंने मसाला द्वीप पर कब्जा कर लिया। यानी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये मसाला द्वीप, इन्होंने ही इसको मसाला द्वीप कहा। किसको? ये जो अम्बोनिया, इंडोनेशिया में जो अम्बोनिया जगह है, इसको इन्होंने मसाला द्वीप कहा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने, चूँकि ये मसाले के लिए फेमस जगह था, तो इंडोनेशिया में अम्बोनिया जो जगह है, डचों ने क्या किया, पुर्तगालियों को हराकर इस मसाला द्वीप पर कब्जा कर लिया। और इन्होंने जो है यहाँ पे जब कब्जा किया तो इन्होंने इंडोनेशिया को ही मसाला द्वीप के नाम से कहा, यानी इंडोनेशिया को क्या बोला, मसाला द्वीप। ठीक है, चलिए, तो यानी यहाँ पे तो चीज़ें समझ में आती है। देखिए दोस्तों, अब आगे क्या होता है, आगे ये होता है दोस्तों कि ये जब यहाँ पे इनको हराते हैं, ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि अब मुझे पता है कि अंग्रेज़ भी आ चुके हैं। 1608 में कैप्टन मतलब हाकिंस भी आ चुका है। ठीक है, हाकिंस आ चुका है, लेकिन अंग्रेज़ क्या थे कि अंग्रेज़ जो थे बड़े चालाक, और वो चाहते थे कि वो भारत में एक छत्र राज करें। अंग्रेज़ क्या चाहते थे कि वो भारत में क्या चाहते थे कि भारत में वो एक छत्र राज करें, किसी और को ना आने दें। तो वो कूटनीति से काम करते थे, है ना, और इसी कूटनीति से आगे बढ़ते गए, और उन्होंने ये सोचा क्यों ना हम भारत पर अकेला राज्य करें, और इसी का दोस्तों उन्होंने फ़ायदा उठाया। तो फ़ायदा क्या उठाया कि पश्चिम बंगाल में एक स्थान है, तो ये इन्होंने बेदरा देखिए, तो इन्होंने 1759 में दोस्तों अंग्रेज़ों ने डचों से युद्ध किया, और इस युद्ध में, जिसको बेदरा का युद्ध कहा गया, कौन सा युद्ध, बेदरा का युद्ध, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और इस युद्ध में डचों की क्या होती है सर, हार होती है। डचों की क्या होती है, हार होती है। और यहीं से दोस्तों जब डच हार जाते हैं तो अब क्या होता है, इनका उपनिवेश समाप्त हो जाता है। किसका, डचों का। तो डचों का उपनिवेश समाप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, उपनिवेश का मतलब ये होता है कि भारत में डच व्यापार तो कर सकते थे परंतु शासन नहीं कर सकते थे। ठीक है, यही चीज़ें डचों पर लागू हुई। तो यहाँ पे डच क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखनी है। 1759 में बेदरा का युद्ध होता है, जिसमें डच और अंग्रेज क्या होते हैं, आपस में लड़ते हैं, और डच पराजित होते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों, अभी मैं लास्ट में टेस्ट भी कराऊंगा, तो उस टेस्ट को जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ तक तो बात समझ में आती है सर। देखिए, 1759 में बेदरा का युद्ध, डच हार जाते हैं। अब 1795 में दोस्तों, जब 1795, तो 1795 में डच भारत छोड़कर क्या करते हैं, चले जाते हैं। तो आपको लगभग ये हर जगह नहीं बताया जाए कि डच भारत से कब गए, तो मैं बता रहा हूँ कि 1795 में डच भारत छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे मैंने देखिए अभी ये मैंने यही बताया कि 1795 में डच जो है भारत छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन अब इनकी कुछ व्यापारिक कोठी है, उसको याद कर लेते हैं दोस्तों। जैसे मैंने पुर्तगालियों के व्यापारिक कोठी के बारे में बताया, तो इनका भी व्यापारिक कोठी समझ लीजिए। देखिए, इनका जो सब प्रथम व्यापारिक कोठी खुला डचों का, वो था 1605 में मसूलीपट्टनम में। तो ये याद रखना, आपको पहला व्यापारिक कोठी याद रखना है कि 1605 में मसूलीपट्टनम में डचों की व्यापारिक कोठी खुली। और सबसे लास्ट में दोस्तों 1653 में इन्होंने चिंसुरा में खोला। कहाँ पे, चिंसुरा। ये भी दोस्तों पश्चिम बंगाल में ही है। देखिए, पश्चिम बंगाल नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि दोस्तों पश्चिम बंगाल कुछ भारत के ऐसे राज्य थे जो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ऐसे प्रांत जो बहुत ज़्यादा व्यापारिक केंद्र माने जाते हैं, जिसमें गुजरात हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मुंबई हो गया, मद्रास हो गया, ये सब दोस्तों व्यापारिक केंद्र के रूप में जाने जाते थे और इसीलिए ज़्यादा फेमस है। तो 1653 में इसने चिंसुरा जो है यहाँ पे अपने व्यापारिक कोठी खोली। बाकी 1605 में मसूलीपट्टनम के बाद पुलिकट, सूरत और यहाँ पे बिमलीपत्तम, तो यहाँ पे इन्होंने खोला। आपको दो केवल याद रखने हैं, पहला इन्होंने मसूलीपट्टनम में खोला और लास्ट में चिंसुरा यानी 1653 में चिंसुरा में खोला। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि एक बार लेक्चर और देखेंगे तो आपको चीज़ें नोट्स आप बनाते चलिए। ठीक है, चलिए अब टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है, क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि डच कंपनी के निदेशकों को क्या कहा गया। पहला क्वेश्चन दोस्तों, ये मैंने आपको नहीं बताया लेकिन मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछेगा भी। ठीक है, देखिए, डच कंपनी के निदेशकों को क्या कहा गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भद्रजन। क्या कहा जाता है, भद्रजन। तो डच कंपनी के निदेशकों को भद्रजन कहा गया। ठीक है, चलिए, भारत में मसालों से ज़्यादा वस्त्र पर ध्यान किसने दिया, तो मैंने आपको बताया डच। क्या हो जाएगा आंसर, डच हो जाएगा। अगला है पहली कंपनी जो संयुक्त पूंजी द्वारा व्यापार प्रारंभ की, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डच हो जाएगा। डच स्वर्ण पैगोडा कहाँ ढालते थे, स्वर्ण पैगोडा का मतलब दोस्तों सिक्का होता है। क्या होता है, सिक्का। तो डच स्वर्ण पैगोडा कहाँ ढालते थे, तो आंसर हो जाएगा पुलिकट। क्या हो जाएगा, पुलिकट। ठीक है,
पुलिकट में ढालते थे। कहाँ पे? पुलिकट में। डचों का वस्त्र निर्यात का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, यानी कौन सा बंदरगाह था जहाँ से डच वस्त्र निर्यात करते थे। निर्यात का मतलब बेचना, दूसरे देश को देना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? भड़ौच। क्या हो जाएगा? भड़ौच। ठीक है, भड़ौच बंदरगाह से वो वस्त्र निर्यात करते थे। अगला दोस्तों कि नील का निर्यात डच कहाँ से करते थे। ठीक है, नील का निर्यात डच कहाँ से करते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका आंसर हो जाएगा सूरत और मसूलीपट्टनम से। कहाँ से? सूरत और मसूलीपट्टनम से। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा सूरत और मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट है वेदरा का युद्ध हुआ। तो वेदरा का युद्ध कब हुआ? तो 1759 में। कब हुआ? 1759 में। स्थान मैंने बताया ना, पश्चिम बंगाल था। चलिए, इंडोनेशिया से मसाले का व्यापार कौन करता था? तो भाई इंडोनेशिया से मसाले का व्यापार मैंने आपको बताया कौन करता था? डच करते थे। कौन करता था? डच करते थे। ठीक, चलिए आगे देखिए। भारत में डचों के व्यापारिक कोठी के अध्यक्ष को क्या कहते थे? यानी जो डच जो व्यापारिक कोठी खोलते थे उनका एक अध्यक्ष होता था, और उन अध्यक्ष को क्या कहते थे? तो आंसर हो जाएगा फैक्टर। क्या हो जाएगा? फैक्टर। ठीक है दोस्तों, देखिए हर लेक्चर के बाद इस तरह क्वेश्चन करेंगे, तो ये क्वेश्चन का जब आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगा बढ़िया ना, तो यहाँ से क्वेश्चन तो आप करके ही आएंगे। भाई कितना क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे डच तो समाप्त हो गया है। अब हम पढ़ेंगे कि अंग्रेजों का आगमन। अब अंग्रेज आते हैं। कौन आते हैं? ब्रिटिश आते हैं। ठीक है, भारत में ब्रिटिश का एंटर होता है। तो अब देखिए, पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, अब अंग्रेज की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब जब कोई और आपको, जब आप कोई और क्लास पढ़ते हैं ना, या फिर किसी और यूट्यूब चैनल पढ़ते हैं, तो सीधे आपको बता दिया जाता है कि भैया 1608 में विलियम हॉकिंस जो है अंग्रेज़ों की तरफ से आता है। ये आता है व्यापारी के रूप में, विलियम हॉकिंस आता है, और यहीं से दोस्तों यहाँ पे अंग्रेज़ों के मतलब व्यापार की शुरुआत होती है। तो भैया ये बताइए, जब 1608 में विलियम हॉकिंस आता है और एक तरफ आपको बताया जाता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो ये कैसे पॉसिबल हो गया? भैया 1608 में विलियम हॉकिंस आता है, जबकि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, तो ये कैसे? ये इसके बारे में मन में आपके क्वेश्चन तो उठता होगा कि ये कैसे हो गया। चलिए मैं आपको वही बताता हूँ। देखिए 1608 में जब विलियम हॉकिंस आता है ना जहांगीर के शासनकाल में, तो दोस्तों इससे पहले एक और अंग्रेजी कह सकते हैं कि एक और अंग्रेज आता है, और उस अंग्रेज नागरिक का क्या नाम था? उस अंग्रेज नागरिक का नाम था जॉन मिल्डन हॉल। क्या नाम था सर? जॉन मिल्डन हॉल। दोस्तों 1599 में जॉन मिल्डन हॉल जो है एक ब्रिटिश यात्री था जो थल मार्ग से भारत आया। कब आया? 1599 में। और जब ये भारत आता है दोस्तों, तो ब्रिटेन में ही मतलब इंग्लैंड में एक दल होता है, मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल होता है। कौन सा दल? मर्चेंट एडवेंचर नामक दल होता है। और इसी दल ने दोस्तों क्या किया? अंग्रेजी ईस्ट इंडीज की स्थापना की। मतलब समझिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसी ने की। लेकिन दोस्तों समझिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट स्थापना नहीं हुई थी, बल्कि 1599 में ये जो मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल था, इसने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। देखिए ये आपको याद नहीं रखना, आपको केवल समझना है। 1599 में जो मर्चेंट एडवेंचर्स दल था, इसने क्या किया? द गवर्नर एंड कंपनीज ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसकी स्थापना करते हैं। उसके बाद दोस्तों 1708 से 9 में द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द इंडीज नाम की कई कंपनी स्थापित होती है। तो समझिएगा अब क्या होता है, इन्हीं दोनों को मिला के दोस्तों 1833 अधिनियम के आधार पर, हमने पढ़ा था ना कि 1833 का एक चार्टर अधिनियम आता है, और इसी अधिनियम के आधार पर इन दोनों कंपनियों का संयुक्त रूप से क्या नाम दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 बताया जाता है, वो इसी को बताया जाता है, इसी को। ठीक है, 1600 में, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, 31 दिसंबर 1600 को इसी समय 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ जो थी, एलिजाबेथ प्रथम, इन्होंने क्या किया? एक आज्ञा पत्र के द्वारा इन्होंने 15 वर्षों के लिए मतलब पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एकाधिकार क्या कर दिया? प्रदान कर दिया। किसको? देखिए उस समय शासन किसका था? महारानी एलिजाबेथ का। कहाँ पे? इंग्लैंड में। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो ब्रिटिश एडवेंचर नामक दल था, इनको भैया आदेश दे दिया, मतलब एक आज्ञा पत्र दे दिया, और क्या दे दिया कि जाओ तुम पूर्वी देशों में 15 साल तक, मतलब 15 साल के लिए आप जो है व्यापार कर सकते हो। इस तरह से उनको एक आज्ञा पत्र दे दिया।
क्योंकि वो एक व्यापारी थे ना। अब व्यापारी कहीं भी जाएंगे भाई तो उनको अपने देश के जो सम्राट होगा उससे तो आज्ञा लेनी ही पड़ेगी। तो ऐसे ही कुछ था, ठीक है। चलिए, तो अब आप समझ गए होंगे कि 1599 में, यानी विलियम हॉकिंस से पहले भी 1599 में कौन आया था? जॉन मिल्डेनहाल आया था। ठीक, कौन? जॉन मिल्डेनहाल। ठीक है, चलिए देखिए, वो तो मुझे एक बताना था, बस आपको समझाना था। याद कहाँ से करना है? तो ये यहाँ से आपको याद रखना है। देखिए, अब दोस्तों क्या होता है कि 1608 में विलियम हॉकिंस, कौन आता है? विलियम हॉकिंस। वो विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में आता है? दोस्तों जब ये भारत आता है ना तो जहांगीर का शासनकाल होता है। किसका शासनकाल? जहांगीर शासनकाल। अब देखिए, जहांगीर का शासनकाल होता है तो ये जेम्स विलियम फर्स्ट के राजदूत के रूप में आता है। यानी जो विलियम हॉकिंस था ये जेम्स विलियम प्रथम का राजदूत था, और ये जब भारत आता है तो जहांगीर का शासनकाल होता है। और ये जिस जहाज़ से आता है उस जहाज़ का नाम था हेक्टर या रेड ड्रैगन। हेक्टर भी बोला जाता है या रेड ड्रैगन नामक जहाज़ से ये सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। कौन? विलियम हॉकिंस। देखिए दोस्तों, हमें पता है कि 1605 तक अकबर था, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो आपका जॉन मिल्डेनहाल आया था ना 1599 में, ये जब आया था तो उस समय अकबर का शासन था। तो अकबर के बाद जहांगीर आता है, तो जहांगीर जो है यहाँ पे 1608 में, इसीलिए जब ये आता है विलियम हॉकिंस तो उस समय जहांगीर का शासनकाल था। कौन सा था? जहांगीर का। ठीक है, और जब विलियम हॉकिंस भारत पहुंचा तो सूरत बंदरगाह पर पहुंचता है ये। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे कुछ और मज़ा आने वाला है। क्या मज़ा आने वाला है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब ये आता है भारत में, यहाँ देखिए ये चित्र मैं आपको समझाता हूँ। देखिए होता क्या है, समझिएगा। देखिए, अंग्रेज भाई आते तो अगर देखा जाए तो यूरोपीय कुल मिला के देखें तो पुर्तगाली भी आते हैं, डच, डेनिश, फ्रांसीसी सब आते हैं, लेकिन सफल अंग्रेजी होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि हम कह सकते हैं कि अंग्रेज जो है कूटनीति में माहिर थे, तो उनके साथ उनकी कूटनीति और उनका भाग्य दोनों साथ दे रहा था। तो अंग्रेज का क्या साथ दे रहा था? उनकी कूटनीति और उनका भाग्य। कैसे? देखिए, कूटनीति और भाग्य कैसे साथ दे रहा था। देखिए, ये चित्र में आपको क्या दिख रहा है? ऊपर देखिए जहांगीर बैठा हुआ है। क्या है? कौन है? जहांगीर। और यहाँ नीचे देखिए ये हॉकिंस है। अब समझिएगा होता क्या है। होता क्या है सर, कि जब ये कैप्टन हॉकिंस आता है जहांगीर के शासनकाल में, तो जहांगीर उस समय कहाँ पे था? कहाँ पे था? आगरा था। कहाँ पे? आगरा। तो हॉकिंस क्या करता है? जहांगीर से मिलने आगरा चला जाता है। और जब ये आगरा जाता है तो वहाँ पे क्या करता था? इसके साथ देखिए क्या होता है कि ये जो जो आपका क्या नाम इसका, जो कैप्टन हॉकिंस था ना, इसको 2 भाषाओं का ज्ञान था। 2 भाषाओं कौन कौन सा? ये तुर्की भाषा और फारसी भाषा दोनों जानता था। तो देखिए होता क्या है, इससे पहले जो भी व्यापारी आते थे वो अपने साथ ट्रांसलेटर लेके आते। ट्रांसलेटर मतलब चूंकि उनको अब भाई जहाँ पे जाते थे व्यापार करने तो ज़रूरी नहीं कि उनको वहाँ की भाषा आती होगी, तो अपने साथ एक ट्रांसलेटर ले जाते थे जो उनकी बात क्या करता था? उनकी भाषा में समझाता था। तो ये चूँकि दोनों भाषा का ज्ञाता था। और हमें पता है कि मुग़लों में जितने भी आत्मकथाएँ लिखी गई सब तुर्की या फारसी, तुर्की में लिखा गया, फारसी में लिखा गया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये तुर्की और फारसी दोनों भाषाओं का इसको ज्ञान था। तो इसने क्या किया? इसने जहांगीर को एक पत्र दिया, और एक पत्र दिया, और वो पत्र दोस्तों किसके नाम था? अकबर के नाम था। लेकिन दिया किसको? जहांगीर को। क्यों? क्योंकि हॉकिंस जब वहाँ से अपने देश से चलता है तो उसको पता होता है कि वहाँ पे शासन किसका था? अकबर का। इसको ऐसा लगता है कि वहाँ अकबर का शासन होगा, जबकि शासन किसका था? जहांगीर, क्योंकि अकबर 1605 में तो मर गया। ठीक है, तो ये एक पत्र देता है। और देखिए पत्र क्या करता है, ये पत्र जो था वो तुर्की भाषा में लिखा हुआ था, जबकि इसने जहांगीर से कौन सी भाषा में बात की? फारसी में बात की। किस भाषा में बात की? फारसी में। देखिए जैसे इसने फारसी भाषा का प्रयोग किया तो जहांगीर दोस्तों इससे बहुत ही प्रभावित हुआ, बहुत ही प्रभावित हुआ। अच्छा, क्यों प्रभावित हुआ ये बताइए? प्रभावित इसलिए हुआ भैया, आप बताइए, अगर आप कहीं बाहर जाएं कमाने के लिए, मान ली मुंबई चले जाएं, अब मुंबई में सब आपको कैसे बुलाएंगे? क्या रे, क्यों रे भाई, ये सब ऐसे करके। लेकिन अगर आपको कोई वहाँ पे यूपी का मिल गया, आपके लोकल का मिल गया, और वो आपसे जब बात करेगा अवधी में या आपकी भाषा में, तो आप खुश होंगे कि नहीं खुश होंगे? आप उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और उसके घनिष्ठ मित्र भी हो जाएंगे। ठीक इसके साथ भी ऐसा हुआ। ये जब फारसी भाषा का प्रयोग किया तो जहांगीर बड़ा खुश हुआ और इससे प्रभावित हुआ। और दोस्तों जब इससे प्रभावित हो गया ना, तो इसलिए इसने क्या किया, इसने जो है जहांगीर को सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने का क्या कर दिया? आदेश दे दिया।
भाई देखिए यही तो इसका लक था ना, मैंने बताया ना कि इसका क्या था, लक। क्या था, लक था। लक का मतलब भाग। यहाँ पे इसका भाग्य साथ दे दिया, तो जहांगीर ने तुरंत इसको सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने का आदेश दे दिया, यानी यहाँ पे इसको छूट दे दिया कि भाई जाओ तुम व्यापार करो। ठीक है, इतना ज़्यादा ये प्रभावित हुआ। मैंने बताया ना अंग्रेज क्यों सफल थे, क्योंकि उनका भाग्य और उनकी कूटनी दोनों साथ दे रही थी। ठीक है, चलिए अब देखिए होता क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सूरत में उसको आदेश मिल जाता है भाई जाओ आप व्यापार करो। लेकिन दोस्तों पुर्तगाली भी वहाँ पे क्या किए थे अपने, मतलब उन्होंने भी वहाँ पे पुर्तगाली यानी जो थे वो सूरत में पहले से ही कब्जा करके बैठे थे, यानी पहले से उन्होंने वहाँ पे अपनी धाक जमा रखी थी। तो भैया अब ये बताइए, अब कोई अगर वहाँ पे व्यापार कर रहा है, कोई दूसरा आके वहाँ पे उनके स्थान को कब्जियाएगा तो क्या उनको अच्छा लगेगा? नहीं हुआ। तो ठीक यहाँ पे भी हुआ, पुर्तगाली और अंग्रेज़ दोनों क्या हो गए, भिड़ गए। दोनों में क्या हो गए, भिड़ गए। अब जब दोनों भिड़ जाते हैं तो भैया जहांगीर क्या करता है, जहांगीर थोड़ा कष्ट में होता है, यानी उसने क्या किया, उसने जो व्यापारिक रियायतें दी थी उसने वापस ले लिया। जो व्यापारिक रियायतें दी थी, जो मतलब जाओ भैया छूट दे दी, जाओ व्यापार करो आप वहाँ पे, वो उसने क्या किया, वापस ले लिया। अब जब इसने वापस ले लिया तो इसने जब वापस लिया तो इसने जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने हाकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी। दोस्तों ये खान नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये मिस्टेक हो गया, खान नहीं खां है। क्या है, खां, इस तरह का खां जो ऊपर चंद्रबिंदी लगा होता है, खां। तो कहीं कि खां भी दे देता है, इंग्लिश ना दे खां भी दे देता। तो जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने हाकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी। ठीक है, तो जहांगीर द्वारा हाकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी गई। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे तो पुर्तगाली भाई जबर थे, तो अब यहाँ पे दिक्कत थी अंग्रेजों के लिए, भाई कैसे अपना पैठ बनाएं, कैसे व्यापार करें, उनको भारत में क्योंकि अपनी भी धाक जमानी थी। तो होता क्या है कि 1611 में एक अंग्रेज नौसेना का अध्यक्ष था जिसका नाम था कैप्टन मिडल्टन। अंग्रेज नौसेना का अध्यक्ष था। ये दोस्तों क्या किया, इसने ही पुर्तगाली विद्रोह का दमन किया, यानी पुर्तगाली बेड़े को पराजित करके उस विद्रोह को क्या कर दिया, दबा दिया। और यहीं से दोस्तों अंग्रेज़ों का वर्चस्व जो है फिर से कायम होता है, यानी यहीं से इनकी शुरुआत होती है। और अंग्रेज़ों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में क्या कर दी, खोल दी। पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोल दी, सूरत में खोल दी। दोस्तों अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में खोली। पहली कहाँ पे खोली, मसूलीपट्टनम में खोली, जबकि दोस्तों ये पूरी तरह से क्या है मैं आपको बताऊँ। देखिए पहले ये क्वेश्चन सही होता था, लेकिन अब आपको सूरत लगाना है। क्यों, क्योंकि 1611 में एक और अंग्रेज नागरिक था जिसका नाम कैप्टन बेस्ट, तो उसने 1611 में कोठी खोली। लेकिन उस जो कोठी मसूलीपट्टनम में खोली थी उसमें दोस्तों उसने अस्त्र शस्त्र रखने के लिए बनाया था, यानी वो व्यापारिक कोठी जो खोली थी उसने वहाँ पे अस्त्र शस्त्र रखने का काम वो करता था, वहाँ पे अस्त्र शस्त्र रखता था, तो वो व्यापारिक कोठी नहीं माना गया। तो इसीलिए दोस्तों अब सूरत माना जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी तो सूरत में कब खोली, 1612 में, और जो मसूलीपट्टनम में खोली थी वो 1611 में दोस्तों, तो वो अस्त्र शस्त्र रखने के लिए मतलब प्रयोग होता था। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ ली। मान लीजिए अगर सूरत ना दे मसूलीपट्टनम दे तो आपको आंसर टिक कर देना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे मैंने व्यापारिक कोठी आपको देखिए 1612 में बताया कि 1612 में सूरत में, और उसके बाद 1633 में उड़ीसा में खोलते हैं, फिर मद्रास 1639 में, फिर 1651 में हुगली में, और सबसे लास्ट में 1661 में इन्होंने बम्बई में खोला। कहाँ पे, बम्बई में, उस समय बम्बई नाम दिया जाता था, तो बम्बई में खोला। दोस्तों देखिए आपको याद क्या करना है, आपको यही याद रखना है, 1612 सूरत में याद रखना है, और लास्ट वाला याद कर लीजिए 1661 बम्बई में। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखिए कैप्टन हॉकिंस आ चुका। भाई कौन आ चुका, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस आ चुका। तो अब देखिए क्या होता है, कब आया, 1608 में। अब उसके बाद 1615 में एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखनी है, एक अंग्रेज का नाम याद रखना है, उसका नाम था सर टॉमस रो। क्या नाम था, सर टॉमस रो। कौन, सर टॉमस रो। दोस्तों ये भी जहांगीर के शासनकाल में ही आता है, क्योंकि जब 1615 में आता है तो जहांगीर का शासनकाल ही होता है, और ये जहांगीर से मिलने अजमेर गया। और जब ये दोस्तों अजमेर गया तो जहांगीर ने अपनी बग्घी टॉमस रो को क्या कर दी, दे दी, भेंट स्वरूप दे दी। किसको, टॉमस रो को। किसको दे दी, टॉमस रो। तो आपको याद क्या करना है कि पहले कैप्टन हॉकिंस आया 1608 में, उसके बाद 1615 में टॉमस रो आया। दोनों ही जहांगीर के शासनकाल में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
और क्या पॉइंट याद रखनी है कि हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी, जबकि जहांगीर ने टॉमस रो को अपनी बग्घी क्या कर दी, उपहार स्वरूप दे दी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, भाई अंग्रेज तो चालाक थे, मैंने आपको बताया ना कि कूटनीति उनकी बहुत ज़्यादा मजबूत थी, तो कूटनीति में बहुत माहिर थे, लेकिन कूटनीति के साथ दोस्तों उनका भाग्य भी बहुत ज़्यादा साथ दे रहा था। हुआ क्या, भाग्य कैसे साथ दे, देखिए 1661 में क्या होता है कि ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है, और दोस्तों किससे होता है, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होती है। किससे, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से। यानी 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होती है। अब दोस्तों जब इससे विवाह होता है ना, तो भाई विवाह में तो हमने देखा दहेज के रूप में कुछ न कुछ दिया जाता है, भाई लड़की वाले दहेज के रूप में कुछ न कुछ देंगे ही। तो पुर्तगाली थे लड़की वाले, तो पुर्तगालियों ने क्या किया, चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई का द्वीप प्रदान कर दिया, भैया पूरा का पूरा बम्बई ही दे दिया, ले जाओ। और बम्बई के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ कि बम्बई जो दोस्तों, इसे 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बम्बई को। तो बम्बई को क्या कहा जाता है, 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। और बम्बई की खोज किसने की, गैरोल्ड अंगियार ने। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। बम्बई की खोज किसने की, गैरोल्ड अंगियार ने। कौन, गैरोल्ड अंगियार ने। ठीक है, चलिए तो देखिए दहेज के रूप में भैया इसको मिल गया बम्बई। अब अंग्रेज क्या सोचने लगे कि भैया बम्बई तो इनको उपहार में मिल गया, अब ये क्या सोचने लगे कि भाई बम्बई तो मिल गया, अगर मुझे, यानी अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि अगर हमें यहाँ पे कब्जा करना है, अगर हमें भारत पे राज करना है, तो हमें क्या करना होगा कि भारत के जो व्यापारिक केंद्र थे, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, बम्बई, राजस्थान, गुजरात, ये जो उसके व्यापारिक केंद्र थे, ये उस पर भी क्या करने लगे, उस पर भी सोच रहे थे कब्जा कर लें। और कब्जा करने के बाद क्या हो जाएगा, भारत जो है अपंग हो जाएगा। यानी अब इनका दिमाग फैलने लगा, क्योंकि भैया होता नहीं है कि किसी को अगर शरण दो तो वो क्या करता है, सीधे घर में घुस जाएगा, तो यही होता है ना। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब इनको बम्बई मिल गया ना, अब इनकी लालच बढ़ने लगी। अब ये सोच रहे हैं भाई बम्बई से काम नहीं चलेगा, अब भारत के जो व्यापारिक केंद्र हैं उन पे कब्जा करना है, तभी तो हम भारत पे राज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, लग तो साथ पहले ही दे दिया। अब देखिए क्या होता है कि ये जो चार्ल्स द्वितीय था ना, चार्ल्स द्वितीय ये भारत में तो रहेगा नहीं भाई, ऐसा तो भारत मतलब ये बम्बई में तो रहेगा नहीं, चार्ल्स द्वितीय बम्बई में नहीं रहेगा। इसलिए चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, इसने बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी, चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे स्थापित हो चुकी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक दर से किराए पर दे दिया। यानी चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, ये तो राजकुमार था ना, इसने जो है बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक दर से क्या कर दिया, किराए पर दे दिया। लो भैया खाओ जियो, दे दिया किराए पर। तो ये जो क्या करता है, जब ये किराए पर दे दिया है ना, अब किराए पर दे दिया तो यानी अब इस पर किसका हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इसको पूरी तरह से हैंडल करने लगी। लेकिन अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस पर मतलब इसको देख रेख करने लगी, तो होता क्या है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, अब वो जो है कुछ और, उसका दिमाग कुछ और चलता है। और होता क्या है कि अब अंग्रेज जो है हुगली में किलेबंदी करने लगे। कहाँ पे, हुगली, जो कि पश्चिम बंगाल में। यानी अब ये और मुँह मारने लगे भैया कुछ और, मतलब वो लालच इनका बढ़ता ही जा रहा था। ठीक है, अब ये अंग्रेज में मतलब अंग्रेज क्या कर रहे थे, हुगली में किलेबंदी करने लगे। तो देखिए थोड़ा सा इनके पास थोड़ा दिक्कत आती है अंग्रेज़ों के साथ, मतलब थोड़ा सा इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि जब ये हुगली में क्या करने, किलेबंदी करने लगे, तो बीच में दिक्कत ये आती है कि 1658 में भारत में मुगल शासक कौन बनता है, औरंगजेब बनता है। अब जहांगीर का शासनकाल समाप्त हो गया, अब भैया आसान नहीं रह गया, अब औरंगजेब आ जाता है। और औरंगजेब जो था उसकी एक खासियत थी कि वो नहीं चाहता था कि कोई यूरोपीय हमारे यहाँ आके व्यापार करे। तो उसने क्या किया, जब अंग्रेज हुगली पर क्या किए, जब अंग्रेज जो है हुगली पर किलेबंदी करने लगे, तो 1686 में औरंगजेब ने हुगली में अंग्रेजों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। कब, 1686 में। और जब पराजित करने के बाद क्या होता है, जब यहाँ पे इनको पराजित किया, तो अंग्रेजी जो गवर्नर था, जिसका नाम था जॉन चाइल्ड, क्या नाम था, जॉन चाइल्ड, इसको भारत से निर्वासित कर दिया। तो सीधे क्वेश्चन पूछता है कि किस अंग्रेजी गवर्नर को भारत से औरंगजेब ने भारत से निर्वासित किया, तो उसका नाम है जॉन चाइल्ड को। ठीक है, देखिए तो यहाँ तो चलिए ठीक है, अंग्रेजों का भाग साथ दिया, लेकिन थोड़ा दिक्कत हुआ। अब जब इनको दिक्कत
का सामना करना पड़ता था ना, तो ये कूटनीति तुरंत यूज करने लगते थे, कूटनीति। क्योंकि अब इनको वो डर हो गया ना कि भैया अब हम कैसे समृद्धि करेंगे, कैसे अपनी समृद्धि को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने कूटनीति खेली। और कूटनीति क्या खेली कि एक कंपनी अधिकारी होता है, एक कंपनी अधिकारी जो है जिसका नाम था जॉब चारनाक। क्या नाम था? जॉब चारनाक। ये कंपनी अधिकारी होता है जिसने क्या किया, ये जब भारत आता ना तो इसने औरंगजेब को 1686 में जो युद्ध हुआ था, यहाँ पे जो ये युद्ध हुआ था ना, इस युद्ध हार जाने के रूप में 1.5 करोड़ रुपए तथा बंगाल में व्यापार करने के लिए 3 लाख वार्षिक देने का वादा किया। यानी अब ये लालच दे रहा है औरंगजेब को कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे तो मानोगी। तो कौन था लालच, कौन दिया? जॉब चारनाक ने। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि देखो भैया आप ऐसे नहीं मानोगे, चलो ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, 1686 में जो युद्ध हुआ उसमें जो आपका नुकसान हुआ, जो भी नुकसान हुआ, उस नुकसान के हर जाने के लिए मैं आपको जो है 1.5 करोड़ रुपए देता हूँ। कितना भाई, तब 1.5 करोड़ बहुत ज़्यादा था। चलो मैं आपको 1.5 करोड़ रुपए देता हूँ, और अगर आप मुझे बंगाल में व्यापार करने देंगे ना तो मैं आपको 3 लाख रुपये वार्षिक दूंगा, 3 लाख रुपये वार्षिक दूंगा। अब भाई जब इतना बड़ा ऑफर मिल गया तो अब तो औरंगजेब खुश हो गया। चलो ठीक है यार, क्या दिक्कत है, व्यापारी तो करने आए, व्यापार करने देते हैं, क्या दिक्कत है। अब इनको क्या किया, जब इस तरह का उन्होंने लालच दिया तो औरंगजेब भी मान गया, चलो ठीक है। तब भी औरंगजेब कहा पूरा थोड़ी देंगे, थोड़ा सा दे देंगे इनको। तो इसने क्या, तो औरंगजेब ने क्या किया, 3 गांव दे दिया। औरंगजेब ने जो है ज़्यादा नहीं 3 गांव दिया, किसको? अंग्रेज़ों को। और कौन सा? सूतानुती, कोलिकाता तथा गोविंदपुरी, ये 3 गांव दे दिया, भैया जाओ व्यापार करो। तो इसी तीनों गांवों को मिलाकर दोस्तों क्या होता है, कलकत्ता की स्थापना होती है। कौन से गांव? सूतानुती, कोलिकाता तो गोविंदपुर, तीनों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना 1692 होता है। कब होता है? 1692 कलकत्ता की स्थापना करता है। कौन करता है? जॉब चारनाक। कौन करता है? तो कलकत्ता की, अगर ये भी कलकत्ता की स्थापना किसने की, तो जॉब चारनाक ने, जॉब चारनाक ने। ठीक है, देखिए, क्योंकि दोस्तों इसी ने क्या किया था, इसी ने तो जो है लालच दिया औरंगजेब को। तो औरंगजेब ने क्या किया, 3 गांव दे दिया, भैया जाओ व्यापार करो। तो इसको तीनों को मिलाकर इसने कलकत्ता की स्थापना कर दी। और यही कलकत्ता दोस्तों पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, उसके बाद में लगभग 1991 के आसपास इसको कोलकाता नाम दे देगा। क्या नाम दे देगा? कोलकाता नाम दे देगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए अब क्या होता है, भाई औरंगजेब का भी शासनकाल खत्म हो गया। ठीक है, अब फिर से जो है अंग्रेजों का भाग्य साथ देता है। कैसे? देखिए 1717 की बात है, और इस समय मुगल शासक कौन होता है? फर्रुखसियर। कौन होता है? फर्रुखसियर। इस समय मुगल शासक कौन होता है? फर्रुखसियर होता है। दोस्तों होता क्या है कि फर्रुखसियर के शासनकाल में क्या होता है कि इसी के शासनकाल में जॉन सरमन और उसके साथ एक डॉक्टर आता है जिसका नाम था हैमिल्टन। तो कौन कौन आता है? जॉन सरमन आता है। कौन आता है सर? जॉन सरमन। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, जॉन सरमन। और एक डॉक्टर आता है जिसका नाम था हैमिल्टन। क्या नाम था? हैमिल्टन। ठीक है, जॉन सरमन और हैमिल्टन आते हैं, ये आते हैं। दोस्तों हुआ क्या, जब ये दोनों आते हैं ना तो उस समय क्या होता है कि फर्रुखसियर को एक बहुत घातक बीमारी थी, बहुत ही एक गंभीर बीमारी थी। और चूँकि दोस्तों इसके साथ जो ये अंग्रेज जो अंग्रेजी था, यानी इसके साथ जो डॉक्टर हैमिल्टन था, इसने क्या किया, इसने फर्रुखसियर की बीमारी को मतलब उसका इलाज कर दिया। यानी इसने इसकी बीमारी का इलाज कर दिया। और जब इस बीमारी का इलाज कर दिया तो फर्रुखसियर हो गया बड़ा खुश। यानी फर्रुखसियर इतना प्रसन्न हुआ कि इसने क्या कर दिया, यह जो इतना प्रसन्न हुआ कि इसने क्या कर दिया, इसने एक फरमान जारी किया। एक फरमान जारी करते हुए दोस्तों इसने क्या किया, 3000 वार्षिक दर से बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अनियमित रूप से व्यापार करने की छूट दे दी। बताइए, मतलब जिस व्यापार के लिए जॉब चारनाक ने औरंगजेब को 1.5 करोड़ और 3 लाख वार्षिक देने का वादा किया, मतलब 3 लाख वार्षिक देने का जो है मतलब उसको लालच दिया था, किसको? औरंगजेब को। वही उसी व्यापार दोस्तों, उसी व्यापार की छूट के लिए इनको केवल 3000 वार्षिक दर से मिल जाता है। यानी वही व्यापार के लिए इनको जो है 3000, उससे कहीं ज़्यादा छूट इनको केवल 3000 वार्षिक दर में ही मिल जाता है। यानी केवल साल में इनको 3000 रुपये ही देना है। सोचिए, तो इनका क्या हो रहा है, इनका भाई लक्ष्य साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? लक्ष्य साथ दे रहा है। और ये अनियमित रूप से व्यापार कर सकते थे, अनियमित रूप से। दोस्तों देखिए,
फर्रुखसियर को घृणित कायर की संज्ञा दे दी। तो क्वेश्चन आता है कि घृणित कायर की संज्ञा किसको दी गई? फर्रुखसियर को। किसको दी गई? फर्रुखसियर को। और याद रखिएगा कि जो फर्रुखसियर द्वारा जो दिया गया सुनहरा फरमान था, इसको मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। तो फर्रुखसियर द्वारा दिया गया सुनहरे फरमान को क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। ठीक है। और किसको घृणित कायर की संज्ञा दी गई? फर्रुखसियर को। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये पॉइंट समाप्त होता है। और दोस्तों यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है तो आप क्वेश्चन इसको आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो भैया सबको पता है 1600 में। कब हुई सर? 1600 में। ठीक है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम कब दिया गया? तो मैंने बताया कि 1833 के चार्टर एक्ट के नियम से। किस? 1833 का जो एक्ट आया था उसके द्वारा। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मध्य भारत का बादशाह कौन था? तो मध्य भारत का बादशाह कौन था उस समय? तो उस समय कौन था? अकबर। कौन था? अकबर। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी ना, और 1605 तक अकबर ही था, तो इसलिए अब किसके शासनकाल में था? अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट है हाकिन्स भारत कब आया? तो सबको पता है 1608 में। जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि किसको दी? इंग्लिश खान नहीं, खां है। इंग्लिश खां की उपाधि किसको दी? तो मैंने बताया हॉकिंस को। किसको दी? हॉकिंस को। ठीक है, चलिए आगे चलिए अगला है दोस्तों कि जहांगीर ने बग्घी उपहार में किसको दी? तो भैया किसको दी थी? मैंने बताया था कि 1608 में जो आपका हॉकिंस आया था, उसके बाद कौन आया था? 1608 के बाद 1611 में कौन आया था? तो ये आपका जो टॉमस रो आया था। 1 मिनट, 1611 बल्कि 1615 है। हाँ, 1615 में आपका टॉमस रो आया था। टॉमस रो को क्या दिया था? बग्घी उपहार दिया था। किसने? जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने जो है बग्घी जो है उपहार में दिया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। तो कोलकाता की स्थापना कब किसने की? तो भैया ये कलकत्ता है। क्या है? कलकत्ता था ना। कलकत्ता की स्थापना की। कोलकाता तो बाद में हुआ 1991 के आसपास। ठीक है, वहाँ पे हुआ। तो क्या हुआ? कलकत्ता की स्थापना जॉब चारनाक ने की थी। किसने की थी? जॉब चारनाक ने। ठीक है, क्योंकि इसी को तो 3 गांव मिला था, तो जॉब चारनाक ने। मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? तो भैया मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? मैंने आपको बताया कि मैग्ना कार्टा किसे कहा गया। मैग्ना कार्टा जो है फर्रुखसियर द्वारा जो दिया गया सुनहरा फरमान था, उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया। चलिए घृणित कायर किसे कहा गया? घृणित कायर की संज्ञा किसको दी गई? फर्रुखसियर को दी गई थी। किसको? फर्रुखसियर को। पहली व्यापारिक कोठी कब खुली? किसकी? अंग्रेजों की। तो पहली व्यापारिक कोठी सूरत में, जबकि उससे पहले कहाँ खुली थी? मसूलीपट्टनम में, लेकिन वहाँ अस्त्र शस्त्र रखा जाता था, तो इसलिए उसको काउंट नहीं करेंगे। कब खुली? 1612 में। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है इंटरपोलर कौन थे? तो भैया इंटरपोलर ये मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। इंटरपोलर किसको कहा जाता था? देखिए ऐसे अंग्रेज, वो अंग्रेज जो एशिया के साथ मुक्त व्यापार करते थे, मतलब मुक्त का मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई बाधा नहीं होती थी, ना कोई रूल्स होता था। वो अंग्रेजों मतलब ऐसे अंग्रेज जो एशिया के साथ मुक्त व्यापार करते थे, उन्हीं को इंटरपोलर कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है औरंगजेब ने भारत से किस गवर्नर को निष्कासित किया था? तो किसको? जॉन चाइल्ड को। किसको? जॉन चाइल्ड को। जो युद्ध हुआ था ना 1986 के बाद, तो उसी के बाद जॉन चाइल्ड को क्या करता है? निष्कासित कर देता है। हाकिन्स किसका राजदूत था? तो हाकिन्स जो है जेम्स प्रथम का राजदूत था। किसका? जेम्स प्रथम का राजदूत था। बम्बई की खोज किसने की? तो मैंने बताया कि गैरोल्ड अंगियार। क्या नाम था? गैरोल्ड अंगियार। तो गैरोल्ड अंगियार ने बम्बई की खोज की थी, और बम्बई को 7 टाइपों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहीं पे दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होता है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके अलावा बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।